हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कैपेसिटर्स और उसके ऊपर सीबीएसई पीवाईक्यूज जो भी आए हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और आज है इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पहले देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, और साथ में हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। और सिर्फ हम पीवाईक्यू ही नहीं, जो थोड़ी बहुत थ्योरी है, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं, ये सब कुछ हम उनको भी थोड़ा बहुत ऊपर से देख रहे होंगे। तो एक टाइम मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि माइंड मैप लेक्चर जैसा कुछ होने वाला है। तो स्टार्ट करें आज के लेक्चर। बहुत मज़ा आने वाला है। अपनी कॉपी पेन निकाल दीजिए और मेरे साथ सवाल सॉल्व करिए। तो अगर मैं कहूँ कि कैपेसिटर होता क्या है, अगर मैं कहूँ कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिस पे हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ऐसा ही हो कि दो प्लेट्स ऐसे हों, ज़रूरी नहीं है। ये तो कैपेसिटर का एक टाइप है। कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास कैपेसिटर। बट यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें एक प्लेट ऐसे होती है और एक प्लेट ऐसे। इन दोनों के बीच में हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं कि ये दोनों प्लेट्स कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और हम उन्हीं के साथ साथ मतलब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं इसी कैपेसिटर के बेसिस पे। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस को अगर मैं कहूँ कि कोई डिफाइन करो, तो वो क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो अब इस फॉर्मूले से कहेंगे, लोग बताते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो वो क्या कहते हैं कि अगर मैं चार्ज बढ़ाऊं, अगर मैं चार्ज बढ़ाऊं तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, या अगर मैं वोल्टेज को घटा दूं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बट असली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? एक चीज देखना, अगर मैं किसी भी बॉडी का चार्ज बढ़ाऊंगा, अगर मैं किसी भी बॉडी का चार्ज बढ़ाऊंगा तो साथ में उसका वोल्टेज भी तो बढ़ेगा। जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो अगर क्यू बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो वैसे ही मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अगर किसी बॉडी पे चार्ज बढ़ेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो भी बढ़ेगा। तो अगर ये दो गुना बढ़ा तो ये भी दो गुना बढ़ेगा। मतलब कैपेसिटेंस तो अभी भी उतना ही रहा, क्योंकि अगर ये दो गुना बढ़ गया तो नीचे वाला भी तो दो गुना बढ़ा, किसी में कुछ भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है, डिपेंड ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू और वी। ये चार्ज और पोटेंशियल इन दोनों पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, क्यू बाई वी पे डिपेंड करता है। क्यू और वी पे अलग अलग डिपेंड नहीं करता। जिसका रेशियो क्यू बाई वी का ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। इतना आया? ठीक है। और किस किस चीज़ पे कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। चार्ज स्टोर हम किस पे करा रहे हैं, कंडक्टर पे तो करा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक कंडक्टर ही तो है जो कि चार्ज स्टोर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के ज्योमेट्री पर ये करता है, डिपेंड करता है कि इसका कितना साइज है, दो प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सब कुछ। तो हमारे सिलेबस में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमारे सिलेबस में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैसा होता है, एक हमारे पास प्लेट होती है एंड एक और प्लेट होती है, ये दोनों पैरेलल। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं मान लो एक बैटरी है, उससे कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ कि ये वाली यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, अगर मैं कहूँ इस वाली प्लेट पे हायर पोटेंशियल है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस पे मान लेते हैं कुछ ना कुछ चार्ज आ गया प्लस क्यू, और इंडक्शन की हेल्प से ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको मैं क्या बोलूँगा, माइनस क्यू। ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलूँगा। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये है हमारी
नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ऐसा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल पे, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, कुछ ना कुछ आया, वो है कितना, स्मॉल डी। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट अभी हमें ऐसे लाइन जैसी दिख रही है, बट असली में ये लाइन जैसी तो होगी नहीं, जैसे ये कैसी होगी, कैसी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी होगी। ये साइड से हमें ऐसी दिख रही है, बट है तो ये एक प्लेट ना, ये है तो एक प्लेट ना, एंड वैसे ही करके एक और प्लेट भी है ऐसे। तो क्या इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्या इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, बिल्कुल। मान लेते हैं उस एरिया को हमने कितना कहा, इस एरिया को हमने क्या बोला, ए। तो ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। और डेल्टा वी क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आता है वो कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना आया, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे चार्ज निकालना है कि एक प्लेट पे कितना चार्ज है, तो Q क्या होता है, Q क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, अगर C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी है तो Q इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा। और ये V क्या होता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस, यही दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस वाले फॉर्मूले से ये जो प्लेट्स पे चार्ज है वो निकाल सकते हैं, या तो अगर हमें चार्ज पता है तो हम यहाँ से V निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई क्या, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, किस मीडियम में, जब ये एयर में है, जब दो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर, ठीक है। अब अगर इन दो मीडियम्स के बीच में मैं कोई और मीडियम लेके रख दूं, जैसे ये है एक प्लेट, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स के बीच में एयर नहीं है, इन दो प्लेट्स के बीच में एयर नहीं है, मैंने कोई और मीडियम रख दिया, खुल जा भाई, हाँ, मैंने कुछ और मीडियम रख दिया ऐसा, ठीक है। ये वाली जो मीडियम है ये पूरा का पूरा दोनों प्लेट्स की लेंथ को ऑक्यूपाई कर रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच वाली लेंथ को। और अगर मैंने कहूँ कि इस वाली जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ के है, वैल्यू नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ के है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, इसके प्लेट एरिया कितना है, ए, बाकी सब कुछ अभी भी उतना ही है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्या मैं इसके कैपेसिटेंस को, क्या मैं इसके कैपेसिटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, C इज इक्वल्स टू, यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं क्योंकि एयर था, यहाँ कोई मीडियम है तो क्या मैं एप्सिलॉन एल यूज कर दूँ, है ना, कोई दिक्कत। और ए बाई डी, ए तो अभी भी उतना ही है, डी भी अभी भी उतना ही है, ए बाई डी। एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने एक चीज पढ़ी थी रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो क्या होती थी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसी को हम एक और चीज बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये परमिटिविटी है, ठीक है, परमिएबिलिटी नहीं। तो ये क्या है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी का एक और नाम क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहीं से इस वाली इक्वेशन से, इस वाले रिलेशन से मैं एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया। तो इस एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिखूंगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, सी, तो ये क्या हो जाएगा, के सी। मतलब अगर मैं दो प्लेट्स के बीच में सारा जितना भी एरिया है वहां पे अगर मैं कोई मीडियम रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस जो है हमारा वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। आया कि यहाँ तक सारा का सारा रिवाइज हो गया, बहुत बढ़िया। मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है।
अब अगला हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि अगर हमारे पास किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो हम उन सारे कैपेसिटर्स को, जैसे मान लेते हैं 10 कैपेसिटर है, तो उन 10 के 10 कैपेसिटर की जगह में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दूंगा, जिसका कैपेसिटेंस उन 10 के 10 जितने भी कैपेसिटर हैं उनके बराबर होगा। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आखिर आता कैसे है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे, जैसे एक कैपेसिटर है हमारे पास C1, इसके साथ मैंने किसको जोड़ दिया, एक और कैपेसिटर को C2, इसके साथ मैंने किसको जोड़ दिया, एक और कैपेसिटर C3, और इन सभी को मैंने एक वोल्टेज के सोर्स के साथ जोड़ दिया। इन सभी को मैंने एक वोल्टेज के सोर्स के साथ जोड़ दिया। इसका कैपेसिटेंस कितना था, C1, इसका C2 और इसका C3। अब यहाँ पे देखना, ये जो वोल्टेज V है ये इन तीनों कैपेसिटर में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, ये सभी में सेम नहीं जा पाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर इसका वोल्टेज हुआ V1, इसके अक्रॉस इसका वोल्टेज होगा V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो हमारा डिवाइड कर जाता है। ये जो V था वो 3 पार्ट्स में बट गया, डिवाइड हो गया। पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा चार्ज होता है ना कैपेसिटर पे, वो सेम रहता है। जैसे अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे उतना ही नेगेटिव है, फिर इस पे उतना ही पॉजिटिव है, इस पे उतना ही नेगेटिव है, फिर इस पे उतना ही पॉजिटिव है, इस पे उतना ही नेगेटिव है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता आता है। हर कैपेसिटर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है। किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ Q इज इक्वल टू CV होता है, और Q हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट है सबके लिए, कांस्टेंट है सबके लिए। क्या यही है ना, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और यहाँ से मैं अलग अलग चार्ज निकालने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं C1 के लिए चार्ज निकालूँ वो कितना आएगा, C1V1, यही आएगा। Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ C1 वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज निकालूँ तो उसका चार्ज कितना आएगा, Q किसके बराबर, CV के बराबर। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, V कितना है, V1, तो C1V1। वैसे ही इस वाले कैपेसिटर के लिए C2 के लिए कितना आएगा, C2V2। और वैसे ही C3 वाले कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होगा वो Q कितना आएगा, C3V3। इतना आया, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये जो V1, V2, V3 हैं वो अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूँ, अगर मैं इन तीनों वोल्टेज को प्लस कर दूँ तो वो किसके बराबर में आएंगे, जो नेट वोल्टेज था हमारे सर्किट में, क्योंकि टोटल यही था ना, यही 3 हिस्सों में बढ़ गया। तो जो हमारा V वोल्टेज था वो बढ़ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 में। V1 कितना होगा, यहाँ देखना Q इज इक्वल टू CV है, Q इज इक्वल टू CV है, तो V कितना होगा, Q बाई C। V कितना होगा, Q बाई C। V1 कितना होगा, V1 कितना होगा, Q बाई C1, Q बाई C1 प्लस V2 कितना होगा, Q बाई C2 प्लस V3 कितना होगा, Q बाई C3, Q बाई C3। तो ये Q Q Q कटा, तो जो हमारा ये 1/C क्या है, C इक्विवेलेंट, ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कितना आया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। किसके केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता था ना, वैसे ही कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है। आया। अब दूसरा क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है, जैसे एक कैपेसिटर है, इसी के साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, और वहीं पे ऐसे ही एक और कैपेसिटर करते करते कितने भी कैपेसिटर जोड़ दिए, और इन सभी को एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया। इसका वोल्टेज सोर्स मैंने कुछ ना कुछ V मान दिया। और एक कैपेसिटर कौन कौन से हैं, C1, C2 और क्या बोलूँ इसको, C3, C1, C2, C3।
बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ देखना, ये जो V वोल्टेज है, ये जो V वोल्टेज है वो इन यहाँ से जाते 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 इन पॉइंट्स के अक्रॉस भी है। मतलब C1 भी इसी V के अक्रॉस है, C2 भी इसी V के अक्रॉस है। यहाँ से देखना, ये जो V वोल्टेज है वो इस पॉइंट के अक्रॉस है, मतलब ये C1 वोल्टेज है वो भी यहीं पे है, C2 वोल्टेज भी इसी के अक्रॉस है और C3 वोल्टेज भी V ही है। मतलब C1 C2 C3 इन तीनों में जो वोल्टेज जा रहा है वो सेम ही जा रहा है, V के बराबर। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ, तो वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ तो क्या डिवाइड हुआ होगा, चार्ज। यहाँ से टोटल चार्ज आ रहा होगा कुछ ना कुछ Q, वो तीनों में बढ़ गया, Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1, यहाँ पे चार्ज होगा Q2, यहाँ पे चार्ज होगा Q3। इतना आया। तो Q क्या होता है, Q होता है हमारे पास CV। Q क्या होता है हमारे पास, CV। तो अगर मैं Q1 निकालूं, अगर मैं Q1 निकालूं वो कितना होगा, C1 भी, C1 भी। Q2 कितना होगा, C2 भी। और Q3 कितना होगा, C3 भी। इतना ही आएगा, ठीक है। अब टोटल चार्ज को मैं क्या लिखूंगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही तो चार्ज था जो कि 3 हिस्सों में बट गया। तो Q को मैं क्या लिखूंगा, Q को मैं क्या लिखूंगा, CV। Q1 को क्या लिखूंगा मैं, C1V। Q2 को मैं लिखूंगा C2V। Q3 को मैं लिखूंगा C3V। V तीनों से कटा, तो ये जो C है वो क्या है, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3 आया। तो पहले कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम सारे कैपेसिटेंस को नॉर्मली जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। आया 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 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी थ्योरी पोर्शन तो देख लिया। अब हम देखते हैं जो कुछ सवाल आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं जिनमें से ईच का कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रो फेराड। हमने इन सबको क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। हमने इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया टू अ 100 वोल्ट सोर्स, टू अ 100 वोल्ट सोर्स। हमने इन दसों के दसों कैपेसिटर्स को क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। और कितने सोर्स के साथ, 100 वोल्ट सोर्स के साथ। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बहुत बढ़िया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ QV, हाफ QV, ठीक है। आया। पर अभी हमें क्या लिखना है, ये निकालना है। अब अगर इन्होंने 10 कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ा, तो पैरेलल में क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अब 10 के 10 1 माइक्रोफैराड के हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा हम कब तक करेंगे, 10 तक करेंगे। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, जो C इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैराड। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करें एनर्जी निकालने के लिए, C मुझे पता है, 10 के 10 कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट मुझे पता है, और उनका वोल्टेज भी पता है। वोल्टेज सभी का 100 ही रहेगा, क्यों क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं करता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि सी भी पता है वी भी पता है। यू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सी कितना है, सी है 10 माइक्रोफेराड। तो 10 और माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6। और वोल्टेज का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर में क्या लिखूंगा, 10 की पावर 4। तो ये 10 की पावर, ये कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, 1/20, 1/20। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, 0.05 जूल, 0.05 जूल आया। तो ये सवाल आया, काफी इजी सवाल है, एमसीक्यू में आया हुआ था 1 नंबर के। और क्या है, इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर्स हैं
और उनमें से हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 4 माइक्रो फेराड। उनमें से हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रो फेराड। तो इन सबको मैं कैसे कनेक्ट करूं, इन सभी को मैं कैसे कनेक्ट करूं ताकि मुझे जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना मिले, 6 माइक्रो फेराड। कितना मिले, 6 माइक्रो फेराड। अब हम इनको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इन तीनों को सीरीज में जोड़ दूं, इन सभी को मैं कैसे कर दूं, सीरीज में जोड़ दूं, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसा ही आएगा। तो इन सभी का जो एक ये है कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफेराड। तो मैंने कह दिया कि ये जो C है उसको मैंने क्या बोल दिया, 4 माइक्रोफेराड। और C1 C2 C3 किसके बराबर है, सब C के बराबर है। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ये सब कितना हो जाएगा, 3/c। तो जो C इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा, C/3। तो जो C इक्विवेलेंट आ गया वो मेरे पास क्या आया, 4/3 माइक्रो फेराड। 4/3 माइक्रो फेराड। क्या ये 6 के बराबर है, नहीं, 6 के बराबर तो ये नहीं है, कम है बहुत। तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब हम इन सभी को सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। दूसरा क्या है, अगर मैं इन सभी को पैरेलल में जोड़ दूं, तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, तीनों कैपेसिटेंस प्लस हो जाएंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आया, 12 माइक्रोफेराड। तो ये भी काम नहीं करा क्योंकि मुझे 6 चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके देखता हूँ। मैं क्या करूँ, दो पैरेलल में लेता हूँ, दो पैरेलल में और एक सीरीज में, दो पैरेलल में और एक सीरीज में। कैसे, ऐसा कुछ। तो ये है 4 माइक्रोफेराड, ये भी है 4 माइक्रोफेराड और ये भी है 4 माइक्रोफेराड। बहुत बढ़िया। तो ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4, इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों प्लस हो जाते हैं। और ये क्या है, 4, ये है 4, मतलब अभी कैसा बन गया, इसका इक्विवेलेंट कैसा बन गया, इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटेंस आ गया 8 का, और इसकी जगह तो ये है 1। तो मैं इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालूं, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालूं, तो सी इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला भी होता है दो कैपेसिटेंस के केस में, पता ही होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे ही करके आ जाती है ये चीज़, ठीक है। कैसे 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 करके भी दिखाऊं, करके दिखाऊं, हाँ, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है ना। अब मैंने क्या किया, इन सबका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, C1 C2, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा, C2 प्लस C1, ठीक है। तो 1/c किसके बराबर आ गया, C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2। तो C कितना आ जाएगा, C कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आया, आया, बता दो इसको। तो अब अगर यहाँ से मैं C इक्विवेलेंट निकालूं, कितना आएगा, 8 इंटू 4 32 अपॉन 8 प्लस 4 12। तो ये किससे कटेगा, किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 3 और ये 8, तो ये कितना आया, 8/3। तो यहाँ से भी कुछ तो मिला नहीं, यहाँ से भी कुछ खास नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ, मैंने दो पैरेलल में जोड़ के एक सीरीज में लगाए थे, मैं दो को सीरीज में जोड़ के एक के साथ पैरेलल में लगा सकता हूँ। अब यही ऑप्शन बचा है तो वो भी करके देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, दो को सीरीज में लगा के इसके साथ पैरेलल में लगा दिया, तो ये भी था 4, ये भी था 4 और ये भी था 4। अब एक चीज देखना, ये 4 और ये 4, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 कितना आएगा, 4 इंटू 4 16 बटे 4 प्लस 4 8, तो ये आ गया 2। तो इन दोनों 4 वाले कैपेसिटर की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लिख सकता हूँ 2 माइक्रोफेराड का, और उसके साथ एक और पैरेलल में है 4 का। अब ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, पैरेलल में है ना, अब ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। तो 4 प्लस 2 कितना आया, 6। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आ गया,
4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फेराड। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फेराड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 माइक्रो फेराड की कैपेसिटेंस लगाने के लिए दो को सीरीज में जोड़ के उसके कॉम्बिनेशन को एक पैरेलल में जोड़ देना चाहिए एक के साथ, तो हमारे पास एक आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी कि कैसे कैसे हो सकता है। बाकी हम हर एक चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं अगर हमारे पास इतना टाइम है एग्जाम में। आया? ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो। ठीक। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। हो गया? ठीक है, और क्या है हमारे पास, और क्या है, और क्या है, और क्या है? ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C इज चार्ज। इसको हमने चार्ज कर दिया, मतलब इस पे हमने कुछ ना कुछ चार्ज लेके आ गए हम इस कैपेसिटर पे। इस चार्ज टू वोल्टेज, इस चार्ज टू वोल्टेज V, हमने इसको इतना चार्ज दे दिया कि इसके बीच का जो वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस था, वो V हो गया। अब हमने क्या किया, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, द बैटरी इज disconnected and an uncharged and an uncharged and an uncharged capacitor of कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C, ठीक है, is connected across A, is connected across A, find क्या क्या फाइंड, पहला क्या है, रेशियो ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन A एंड B। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल बताता हूँ, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़ो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, जब तक कि मार्कर को थोड़ी सी एक पीनी है, ओके। पढ़ लिया, पढ़ लिया, तो करें इसको। इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक वोल्टेज V पर तक चार्ज कर लिया, मतलब हमने एक बैटरी इसके साथ लगा दी और हमने उस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। तो क्या है, क्या है, क्या है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, उसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको चार्ज कर लिया। अब जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही इसको चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो हमने इसको V वोल्टेज तक चार्ज कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड एन अनचार्ज कैपेसिटर जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2C, इज कनेक्टेड अक्रॉस A, इज कनेक्टेड अक्रॉस A, A मतलब ये है, इस कैपेसिटर का नाम है A, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस तो C था ही। अब हमने बैटरी की जगह क्या कर दिया, अब हमने बैटरी की जगह क्या कर दिया, एक और कैपेसिटेंस लेके आ गया मैं 2C,
और ऐसे इसको लाके जोड़ दिया। तो अब होगा क्या, जब मैंने इसको चार्ज किया था तो इस पर कुछ ना कुछ क्यू चार्ज आ गया था। अब इसके बाद तो इसका जो चार्ज होगा वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे 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 कैसे? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको कुछ ना कुछ चार्ज कर दिया था और इसका चार्ज आ गया था क्यू, इसका चार्ज कितना आ गया था क्यू, तो ये क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, इतना चार्ज आया था। बहुत बढ़िया। अब जब मैंने इस बैटरी को हटा के, इस बैटरी को हटा के, जैसे इनिशियली यहाँ इसके साथ बैटरी लगी हुई थी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था वी था और इस पर चार्ज कितना था सी वी। अब मैंने इस बैटरी को हटा दिया एंड एक और कैपेसिटेंस लेके आ गया मैं। तो ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इन दोनों में अभी तो सेम रहेगा, मतलब वी डैश कुछ ना कुछ रहेगा, बट ये वी डैश इस वी के बराबर होगा, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो चार्ज था क्यू वो अभी इन दोनों में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। मतलब यहाँ पे जो चार्ज रहेगा फाइनल वो रहेगा कुछ Q1 और यहाँ पे जो फाइनल चार्ज रहेगा वो रहेगा कुछ Q2। ठीक है, आया? तो जो इसका ये वोल्टेज भी होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल भी चेंज होता है। हाँ, ये भी होता है। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमें एक चीज़ पता है कि जो नेट चार्ज इन दोनों पे है Q1 और Q2, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तब वो यही वाला चार्ज बनेगा, क्योंकि यही चार्ज जो था वो जो दो कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो मुझे एक चीज़ पता है कि कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ। ये पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2C प्लस C, तो कितना आ जाएगा 3C। आया 3C। और इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, इसके अक्रॉस चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, क्योंकि इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो इन दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है Q के बराबर। अब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल था V डैश, वही इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी होगा V डैश। होगा या नहीं? अरे हाँ है ना, होगा या नहीं? होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी है, हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी है, और यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू कितना है 3C V डैश, 3C V डैश। तो Q Q दोनों बराबर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ CV इज इक्वल टू 3C V डैश, CV इज इक्वल टू 3C V डैश। तो यहाँ से C कटा, V डैश कितना आ गया V/3, V डैश कितना आ गया V/3, मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है V/3, इतना कम हो गया। अभी मैंने पोटेंशियल वगैरह क्यों निकलवाया, अभी आगे जाके काम आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं सिर्फ इस वाले कैपेसिटेंस की बात करूँ, सिर्फ ऊपर वाले C वाले की बात करूँ, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है C, और उस पर पोटेंशियल कितना है, ये पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस है ना, इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी है। कितना है पोटेंशियल V/3, कितना है पोटेंशियल V/3। तो अगर मैं Q1 निकालूं, Q1 कितना आएगा C1V, V तो दोनों के अक्रॉस सेम है ना V/3, इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसका C है इसका 2C है, तो Q1 कितना आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना है C और वोल्टेज कितना है V/3, ऐसा। तो Q1 हमारे पास आ गया CV/3। Q2 की बात करूं, Q2 कितना आएगा C2V, तो Q2 कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, C2 कितना है 2C के बराबर, और V कितना है इन दोनों के बीच V/3 के बराबर, तो ये कितना आ गया 2C V/3। अब हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन A एंड B, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन A एंड B कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, Q1 बटे Q2 इज इक्वल टू, Q1 बटे Q2 इज इक्वल टू CV/3 अपॉन 2CV/3। तो ऑब्वियसली बात है कितना आ गया CV/3, CV/3 कटा, तो Q1/Q2 कितना आ गया 1/2, 1/2 इतना आया। अब दूसरे क्या पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल। तो इनिशियल केस ये था, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और यहाँ फाइनली केस में इस कैपेसिटर पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। बहुत बढ़िया। अब इनिशियल केस में देखना है एक कैपेसिटर है जो कि
V वोल्टेज तक चार्ज है, V वोल्टेज तक चार्ज है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो एनर्जी स्टोर होगी, वो कितनी होगी? हाफ CV²। इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? हाफ CV²। आया? कितनी होगी? हाफ CV²। यहाँ पे देखना U फाइनल कितना आएगा? हाफ CV²। ठीक है, C की जगह में क्या पुट करूंगा? C इक्विवेलेंट पुट करूंगा। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना है? 3C। बहुत बढ़िया। इनटू V की जगह में क्या पुट करूंगा? V/3, जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल है। तो V की जगह में क्या यूज करूंगा? V/3। तो V/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? V/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? V²/9। V²/9। तो ये 3 और ये कटा, ये भगवान क्या हो गया? हाँ, ये बचा 3। तो यू फाइनल कितना आ गया? 1/6 CV²। 1/6 CV²। यू इनिशियल कितना था? हाफ CV²। और यू फाइनल कितना आ गया? 1/6 CV²। आया? ठीक है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल पूछा है ना, तो यू फाइनल बटे यू इनिशियल कितना आ जाएगा? 1/6 CV² अपॉन यू इनिशियल कितना है? हाफ CV²। CV² कटा, ये 2 और 6 कटा, कितना आ गया? 1/3। तो यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल कितना है? 1/3। आया? मिटा दो इसको, मिटा दे। ठीक है, आया? और क्या क्या पूछा है हमारे पास? और क्या क्या पूछा हुआ है हमारे पास? हाँ, इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये बैटरी है 3 वोल्ट की, ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? 4 माइक्रोफेराड। ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? 6 माइक्रोफेराड। ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? कितना है? 2 माइक्रोफेराड। और ये वाला कितना है? 3 माइक्रोफेराड। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या बोला? अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, देन फाइंड नेट चार्ज बिटवीन ए एंड बी। मतलब इस ए और बी के बीच में टोटल कितना चार्ज है कैपेसिटर्स पे? मतलब सारे कैपेसिटर्स का साथ में चार्ज पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पता है, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, ठीक है, ये भगवान, हाँ ये है वाई, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि अगर ये वाला कैपेसिटर अपॉन ये और ये अपॉन ये दोनों बराबर हैं, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ C1, इसको बोलूँ मैं C2, इसको मैं बोलूँ C3 और इसको मैं बोलूँ C4, तो अगर C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो क्या होगा? जो पोटेंशियल एट एक्स होगा वही पोटेंशियल एट वाई होगा। और यहाँ पे तो दिख भी रहा है ये दोनों एक सिंपल वायर से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा है भी। बट अगर यहाँ पे ये सिंपल वायर ना होती और एक कैपेसिटर होता तो क्या होता? तो Vx और Vy ये दोनों सेम है, मतलब इस कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो जीरो हो जाता, क्योंकि ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो इस कैपेसिटेंस को हम लेते ही नहीं, इग्नोर कर देते।
ठीक है। इस कैपेसिटेंस को हम सर्किट से इग्नोर कर देते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वो कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये वाली कंडीशन एक बार देख लें, C1/C3, C1/C3 4/6, 4/6 कितना आता है, 2/3, 2/3, और ये कितना है, 2/3। अरे वाह, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये वाली अगर वायर ना भी होती तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखना, यहाँ से ऐसे कुछ आया चार्ज, वो यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ गया, दो हिस्सों में ऐसे बढ़ गया। अभी जब दो हिस्सों में बढ़ा तो कुछ चार्ज यहाँ पे आया, फिर उतना ही चार्ज यहाँ पे भी गया, मतलब 4 और 2, 4 और 2 किस में है, 4 और 2 किस में है, सीरीज में है, 4 और 2 किस में है, सीरीज में है। और वैसे जो चार्ज यहाँ पे आया वो यहाँ पे भी गया, मतलब 6 और 3 किस में है, सीरीज में है। आया, आया है ना, 4 और 2 सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में। तो अगर मैं 4 और 2 का इक्विवेलेंट लिखूं, अगर मैं 4 और 2 का इक्विवेलेंट लिखूं, क्या होगा, C1 C2/C1 + C2, तो C1 × C2 अपॉन C1 + C2 कितना आएगा, 8/6, कितना आएगा, 8/6। इसी को मैं क्या लिखूंगा, 4/3 माइक्रो फेराड, 4/3 माइक्रो फेराड। और अगर मैं 6 और 3 का लिखूं, अगर मैं 6 और 3 का लिखूं, सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 + C2, 6 × 3 18, 6 + 3 9, तो 18/9 कितना आएगा, 2 माइक्रो फेराड, 2 माइक्रो फेराड। मतलब ऊपर के जो दो कैपेसिटेंस है इनका कैपेसिटेंस कितना है इक्विवेलेंट, 4/3 माइक्रो फेराड, और ये जो नीचे के दो हैं इनका कितना है, 2 माइक्रो फेराड। तो इस सब की कैसे बनेगी इमेज, इसकी इमेज कुछ कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये है पॉइंट ए, ऊपर की तरफ एक कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस है 4/3 माइक्रो फेराड, और नीचे की तरफ है एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फेराड। आया, आगे था, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूँ सिंपल प्लस करके, कितना आएगा, 4/3 + 2, तो ये कितना आ गया, 6, हाँ 10/3 माइक्रो फेराड। तो इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, 10/3 माइक्रो फेराड। अब इन्होंने टोटल चार्ज पूछा हुआ है ना ए और बी के बीच में, मतलब इन्होंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे पूरा कितना चार्ज है वो पूछा हुआ है। तो बस चार्ज निकालने में क्या दिक्कत है, Q इज इक्वल्स टू सी भी होता है, Q इज इक्वल्स टू सी भी होता है। सी इक्विवेलेंट कितना है, 10/3 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो है ना, 10⁻⁻6। एक काम करते हैं, इसको ना 10⁻⁻6 लिख के देता हूँ। और V कितना है, वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट, वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट, तो 3 3 कटा, 3 3 कटा, ये कितना आ गया, 10, 10⁻⁻6 में क्या लिखते हैं, माइक्रो, और चार्ज किस में आएंगे, कूलम में। तो आंसर क्या आया, 10 माइक्रो कूलम। इस पूरे सिस्टम में ए बी के अक्रॉस जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रो कूलम। आया, मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। और क्या क्या आया हुआ है हमारे पास, क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ इन्होंने हमें सर्किट दिया हुआ है। ये जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है,
बहुत बढ़िया। और ये जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 3 माइक्रोफैराड। ये वाला जो है ये भी है 3 माइक्रोफैराड। ये वाला जो है वो है 1 माइक्रोफैराड। ये वाला जो है ये है 2 माइक्रोफैराड। और ये जो बीच वाले हैं वो भी कितना है, 2 माइक्रोफैराड। सारे के सारे हो गए। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी stored, calculate total energy stored in this circuit या तो in this system। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, ऐसे जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए तो उन सभी को सॉल्व करने की एक ट्रिक या एक तरीका, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, किसी भी पॉइंट को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, किसी भी पॉइंट को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे 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 मैंने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है मेरा ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट। अब जब तक किसी भी वायर में बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, डिस्टरबेंस मतलब बैटरी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर, इन सब में से कुछ भी ना हो, तो और अगर सीधी सीधी वायर जा रही हो तो उन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे वी ए है तो यहाँ पे भी वी ए ही होगा अगर बीच में सिर्फ और सिर्फ वायर है। तो ये अगर पॉइंट ए है और उस पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ वी ए है, तो यहाँ से लेके 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 यहाँ तक जब तक कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, यहाँ पे भी वही पॉइंट ए होगा। हाँ, और वैसे ही लेके बी यहाँ पे भी होगा। बहुत बढ़िया। अब अगर इस पॉइंट को मैं एक्स मान लूँ तो ये पॉइंट एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये भी एक्स ही है। आया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है। हाँ, ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है। बहुत बढ़िया। वैसे ही बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है। हाँ, और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, ए, एक्स और बी। इनमें से बीच वाला पॉइंट कौन सा लग रहा है, क्या फील आ रही है कि बीच में कौन सा पॉइंट होगा, एक्स होगा, क्योंकि ए के साथ भी एक्स कनेक्टेड है, बी के साथ भी एक्स कनेक्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ बीच में होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने 3 पॉइंट बना लिए, ए, एक्स और बी। मैंने क्या किया, 3 पॉइंट बना लिए, ए, एक्स और बी। अब ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, 3 और 3 के। ए और एक्स के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, 2 बना लिए। कितने कैपेसिटेंस के, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बीच में कुछ ना कुछ वही कॉमन पॉइंट एक्स है। अब एक्स और बी के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, एक 1 माइक्रोफैराड, एक 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो एक 1 माइक्रोफैराड का और एक 2 माइक्रोफैराड का। बहुत बढ़िया। इतना आया, इतना आया। तो ये वाला डन हो गया, ये वाला डन हो गया, ये वाला डन हो गया, ये वाला डन हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला बचा कौन सा, ये वाला 2 माइक्रोफैराड। किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे रख देंगे, इसको ऐसे कर देंगे कुछ ना कुछ। ए और बी के बीच में हमारा एक कैपेसिटर बन गया। कितने का 200 का, नहीं 2 का, 2 माइक्रोफैराड। आया, आया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर। इतनी क्या चलती है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से हम इसको यहाँ तक लेके आ गए, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई क्योंकि मैं सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 3 और 3 कितने होते हैं, 6। दोनों पैरेलल में है, तो क्या मैं इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर रख सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 6 रख सकता हूँ, है ना, रख सकता हूँ, अरे है ना। हाँ, तो मैंने इसकी जगह एक रख दिया जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। अब ये है 2, ये है 1, ये भी दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो ये कितना आया था, कितना आया था, हाँ 2 और 1 3। कितना आया था, 2 और 1 3। इतना आ गया। अभी
6 और 3 किस में है? 6 और 3 किस में है? सीरीज में है। 6 और 3 सीरीज में है। तो इन 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2। 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 2 माइक्रो फैराड। 2 माइक्रो फैराड, ठीक है, फैराड, हाँ फैराड। तो इस 6 और 3 इन दोनों की जगह में क्या रख सकता हूँ? एक ही कैपेसिटर रख सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस कितना हो? 2 माइक्रो फैराड। अब बताओ, इस सब को हमने यहाँ तक लेके आ गए, इस सब को हम यहाँ तक लेके आ गए। अब इसको भी और कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इसको भी और कर देते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, 2 और 2 प्लस हो जाएंगे 4। 2 और 2 कितने हुए? 4। तो सी इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का कितना आ गया? 4 माइक्रो फैराड। कितना आ गया? 4 माइक्रो फैराड। और एक पूरा सर्किट कितने सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है? 100 वोल्ट के सोर्स के साथ। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की एनर्जी स्टोर निकालूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो है ना। और वोल्टेज कितना हुआ है? 100। तो 100 का स्क्वायर कितना आता है? 100 का स्क्वायर कितना आता है? 10 की पावर 4। तो ये 2 और ये 4 कटा 2, कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -2। 2 इंटू 10 की पावर -2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.02 जूल। 0.02 जूल आ गया। क्या पूरे के पूरे समझ में आ गया है ना? तो छापो इसको, छापो 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 छापो। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। अरे है ना, मिटा दें, ठीक है। अब और क्या है हमारे पास? और क्या है हमारे पास? क्या है? क्या है? क्या है? एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और सारे के सारे कैपेसिटेंस कितने हैं? सारे के सारे कैपेसिटेंस कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 2 माइक्रो फैराड के हैं। ये जो सारे के सारे कैपेसिटेंस है वो कितने के हैं? 2 माइक्रो फैराड के हैं। सिर्फ 20 रुपये का है? नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कितना कैपेसिटेंस है इनका? कितना है? 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। आया? अब इन्होंने क्या बोला है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो 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 दो। अगर मैं फिर से वही वाला पिछले वाले सवाल वाला लॉजिक लगाऊं, किसी भी पॉइंट को मैं कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो वैसे ही मैं सेम यहाँ पे करता हूँ। मैंने कहा फूलों से नहीं, फूलों से नहीं, मैंने कहा कि मैंने इस पॉइंट को एक्स बोल दिया। मैंने इस पॉइंट को एक्स बोल दिया। तो यहाँ से लेके 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 यहाँ तक ये पॉइंट भी एक्स हो जाएगा। हाँ, मैंने इस पॉइंट को वाई बोल दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक वाई हो जाएगा। आया? अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस है, हाँ। बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटेंस है, और एक्स और वाई के बीच में एक दो तीन, तीन कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस, बी और वाई के बीच में भी एक, और एक्स और वाई के बीच में तीन। तो इसको क्या मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ? कैसे? ऐसे? अरे कैसे? ऐसे। ये है ए पॉइंट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी एक्स पॉइंट के साथ ही है, एक्स पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? एक्स पॉइंट। ये किसी न किसी ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस है, बहुत बढ़िया। अब
एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कितने कैपेसिटेंस है? 3। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना वाई और बी बना देता हूँ, एकदम आसान सा काम है, वाई और बी। तो ये है मेरा पॉइंट वाई, और इसके बीच में और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस। ये कौन सा पॉइंट? वाई। अब एक्स और वाई के बीच में 3, क्या है? एक्स और वाई के बीच में 3 कैपेसिटेंस है। आया? तो मैंने 3 बना दिए। अब कुछ लोग पूछेंगे आखिर हमने पैरेलल में क्यों बनाए, मैंने इसको सीरीज में क्यों नहीं बनाया? एक पॉइंट होता एक्स और एक पॉइंट होता वाई, तो इन दोनों के बीच में मैं एक 3 कैपेसिटर लगा देता, तो ये क्या होते? एक्स वाई जेड के, सॉरी, एक्स और वाई के बीच में 3 कैपेसिटर होते। तो मैंने इनको सीरीज में क्यों नहीं लगाया? अगर मैं इनको सीरीज में लगाता तो कैसा बनता? कैसा बनता? बहुत बढ़िया बनता। नहीं, कैसा बनता? अगर एक पॉइंट है एक्स, तो ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, और ये आ गया यहाँ पे वाई। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? अगर मैं ऐसा करता तो पाप लग जाता। कैसा पाप? ये पॉइंट तो एक्स होगा, पर यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट तो कुछ ना कुछ, कुछ भी पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है, क्या बोल देता हूँ इसको? मैं बोल देता हूँ पी। ये कौन सा पॉइंट है? पी। और ये वाला कुछ पॉइंट, ये कुछ और वोल्टेज का होता है, ये होता है क्यू। तो ये तीनों कैपेसिटेंस एक्स और वाई के बीच में तो है ही नहीं। एक कैपेसिटर है एक्स और पी के बीच में, एक है पी और क्यू के बीच में, और एक है वाई और क्यू के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच में तो है ही नहीं डायरेक्टली। यहाँ पे देखना, डायरेक्टली एक्स और वाई के बीच में है, एक्स वाई के बीच में, एक्स वाई के बीच में, एक्स वाई के बीच में। क्या है वो कंडीशन से नहीं सेटिस्फाई हो रही है? एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। अब समझ में आया कि मैंने इनको पैरेलल में क्यों जोड़ा और सीरीज में क्यों नहीं जोड़ा। आया? तो सीरीज में हम नहीं जोड़ेंगे वरना हमको पाप लगेगा। कैसा पाप? पाप लगेगा, बहुत गंदा वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया। अब इन सभी का कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रो, सॉरी, माइक्रो मिली, माइक्रो फेराड। कितना था? 2 माइक्रो फेराड। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। तो ये था 2, ये था 2, ये था 2, ये भी था 2, ये भी था 2। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो 2 + 2 + 2 प्लस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये कितना बचेगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो ये है 2, ये है 6, और यहाँ पे एक और है, कितना 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 कितना, ये भी 2। तो ये है पॉइंट ए, यहाँ है पॉइंट बी। आया? अब इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा? इन तीनों को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। इन तीनों को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 1/2 कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 3 + 3 + 1 7। क्या आया? 7। वी ऑल नो द रीजन। क्या है रीजन? क्या है रीजन? ये है रीजन। ठीक है, तो क्या हमारे पास 7 आया, और नीचे क्या आया? 6। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6/7। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6/7 माइक्रो 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 फेराड, माइक्रो फेराड। तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट तो आ गया। और उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, इन सभी में एनर्जी स्टोर्ड इफ दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू 7 वोल्ट का पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया? इस पूरे सिस्टम को 7 वोल्ट के पोटेंशियल से जोड़ दिया। तो एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी कितना है? सी इक्विवेलेंट कितना है? 6/7, 6/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, 7 7 कटा, 6 इंटू 7 कितना होता है? 42/2, 21, 21 21 21। कुछ भूल रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ, हाँ ये माइक्रो भूल रहा हूँ, तो माइक्रो में यहीं पे लगा देता हूँ, माइक्रो। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 इंटू 10⁻⁻6। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.1 इंटू 10⁻⁻5 जूल। 2.1 इंटू 10⁻⁻5 जूल। आया? लिख लो इसको। छाप लें इसको, सॉरी छाप लें नहीं, मिटा दें इसको, मिटा दें। छापना तो तुम लोगों को है, मिटा दें। ठीक है,
और क्या है हमारे पास, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, कैसा कैसा ऐसा। ये कैपेसिटेंस C1, ये है C2, यहाँ है C3, यहाँ है C4, यहाँ है C5। बहुत बढ़िया। इन सबको मैंने एक बाइटरी के साथ जोड़ दिया, इस बाइटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, इस बाइटरी के साथ जोड़ दिया, और यहाँ से एक वायर जोड़ी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और एक और वायर जोड़ी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी बताओ क्या क्या पूछा हुआ है। फाइंड फाइंड टोटल चार्ज, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। फाइंड टोटल चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड। बहुत बढ़िया। फिर से वैसा ही सवाल, क्या करेंगे इस सबको तोड़ने के लिए, कोई ना कोई एक कुछ पॉइंट मान लेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट मान लेंगे। जैसे मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ए, तो अभी ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट कैसा हो गया ए। अब ऐसे ही ये है, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट भी कितना हो गया बी, कितना हो गया बी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक चीज देखना, C1 और C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, क्योंकि ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA, यहाँ पे भी होगा VA। तो C1 और C2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। और जिन कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है वो तो किसी काम के नहीं होते, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब C1 और C2 अब नहीं रहे, दुखद समाचार, C1 और C2 अब नहीं रहे। वैसे ही C4 और C5 ये भी नहीं रहे। सुन के बहुत दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, क्योंकि हमारा काम आसान हो गया, हमारा काम आसान हो गया। तो ये हट गया, ये हट गया, बचा कौन, C3, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ C3। अरे वाह, क्या क्या बचा हमारे पास, क्या क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर C3, और ये वोल्टेज है कुछ ना कुछ, कितना बताओ, वोल्टेज में नहीं लिखी हुई, मैंने नहीं लिखी। C3 कितना दिया हुआ है, कोई बात नहीं, C3 कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो फेराड। इसको कुछ ना कुछ V बोल देते हैं, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ V बोल दिया। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, फाइंड टोटल चार्ज। तो अब इस पे तो कुछ भी चार्ज स्टोर हुआ ही नहीं, ये कैपेसिटर तो कुछ काम के नहीं रहे, यहाँ पे भी कुछ काम के नहीं रहे, कुछ भी चार्ज नहीं होगा स्टोर, यहाँ पे होगा चार्ज। इन पांचों कैपेसिटर का मतलब जो भी इस पूरे सिस्टम का चार्ज स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी C3 में स्टोर होगा। आया, ठीक है, तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। अब ये V क्वेश्चन में कितना भी दिया हुआ होगा हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। C कितना है, 4, C कितना है, 4। अगर ऐसे शॉर्ट सर्किट ना हो रहे होते तो हम C की जगह C इक्विवेलेंट रखते, बट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गए, सिर्फ और सिर्फ C3 बचा, तो यहाँ पे हम C3 रख देंगे। आया। दूसरा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड, हाफ C इक्विवेलेंट कितना है, C3 V स्क्वायर। C3 पता है 4 माइक्रोफेराड, और V जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यहाँ पे पता नहीं क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी समझ में आया, आ गया। हटा दें इसको, हटा दें, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ,
जो मैंने इनिशियली करवाया था ना, वो रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो वैसा ही क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, सी, उसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ के चार्ज कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C लगा दिया। आया, आ गया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, फाइंड, अब क्या करना है, फाइंड 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 U फाइनल बटे U इनिशियल, U फाइनल बटे U इनिशियल। U फाइनल इसकी है और U इनिशियल इसकी है, ठीक है। इसका होमवर्क में, ये क्वेश्चन होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट में देना है। और क्या बोला हुआ है, और क्या बोला हुआ है, और क्या बोला हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, जिनका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रो फेराड। कितना है कैपेसिटेंस, 1 माइक्रो फेराड। एंड 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 डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम in each capacitor, in each capacitor can withstand up to 200 volt only, up to 200 volt only. Find minimum number of capacitor to build system of C equivalent is equals to 2 माइक्रोफेराड एंड क्या करना है हमें, एंड वोल्टेज सप्लाई ऑफ 1200 वोल्ट, ठीक है। इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक फिर से मार्कर को इंक पीना है, ये इंक की प्यासी मार्कर, ठीक है, पढ़ लिया इसको। अब यहाँ पे देखना, इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रो फेराड। अब इन कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, वो कुछ ऐसा मटेरियल है कि वो 200 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल को नहीं झेल सकता। अप टू 200 वोल्ट ओनली, इतना ही ये पोटेंशियल को विथस्टैंड मतलब झेल सकता है, ठीक है। तो मैं मिनिमम कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाऊं, ताकि जो हमारा नेट सिस्टम बने उसका जो कैपेसिटेंस हो वो 2 माइक्रोफेराड हो और वो इस 1200 वोल्टेज सप्लाई को झेल सके। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं कहूँ कि मैं क्या करूँ, इन सभी को क्या कर दूं, पैरेलल में जोड़ दूं, तो क्या कभी कुछ मेरा काम बनेगा। जैसे ये 1 माइक्रोफेराड के है ना, तो इन सबको मैंने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया, ऐसा ऐसे करते बहुत सारे नंबर ऑफ इनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। अब ये जो वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है, 1200 वोल्ट। मतलब हर कैपेसिटर के अराउंड जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1200। अब ये तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ 200 को झेल सकता है, तो क्या कभी ये चीज़ काम करेगी, नहीं।
तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। अच्छा, अब अगर मैं इन सभी को सीरीज में जोड़ दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 ऐसे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया। अब 6 ही क्यों चुना बता रहा, ऐसा था। और इन सबको मुझे किससे जोड़ना है, 1200 वोल्ट की सप्लाई के साथ, ठीक है, आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इन सभी का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है 1 माइक्रोफैराड, तो इन सभी में जो वोल्टेज बटेगा वो सेम बटेगा, आया, इक्वली बटेगा। तो अभी जो 1200 वोल्ट है, ये जो 1200 वोल्ट है वो इन सब में कितना बटेगा, ये 6 है ना, इक्वली बटेगा। तो 1200 6 में कैसे कैसे बटेगा, 200 वोल्ट करके। मतलब इन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 200 वोल्ट होगा। और ये इसी 200 वोल्ट को झेल सकते हैं। यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, ऐसे ऐसे करते करते सभी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 200 वोल्ट। अब ये 200 वोल्ट को झेल सकते हैं, मतलब ये चीज़ करनी, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये 1200 वोल्ट के पोटेंशियल को झेल सके, क्योंकि ये 6 के 6 जब मिल गए तो उन्होंने पोटेंशियल आपस में डिवाइड कर लिया। पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, तो ये जब 6 के 6 मिल गए, इन्होंने अपना पोटेंशियल डिवाइड कर लिया, तो अब ये सारे के सारे 200 200 में बढ़ गए, और ये 200 तो झेल ही सकते हैं। बट एक और कंडीशन रह गई कि हमें सी इक्विवेलेंट 2 चाहिए, 2 माइक्रोफैराड चाहिए। ये 6 कैपेसिटेंस है, ठीक है, और एक का कितना है, 1 माइक्रोफैराड। तो यह ऐसे तो कुछ काम नहीं बन पाएगा, क्यों, ऐसे तो कुछ भी काम नहीं बन पाएगा, बोले क्यों, ये एक 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 एक, अब जब मैं इनको जब सीरीज में जोड़ूंगा, जब मैं इन सभी को सीरीज में जोड़ूंगा, ये 6 है ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 1/6 माइक्रोफैराड। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये इसको झेल लिया, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ, अब यहाँ से एक चीज थोड़ा सा समझ में आई, जब मैं इनको सीरीज में लगा रहा हूं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब मैं इन सभी को सीरीज में लगा रहा हूं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वोल्टेज पूरा होने वाली। और जब अगर मैं ऐसे दो कैपेसिटेंस है, ठीक है, इन सबको मैं पैरेलल में लगा दूं एक एक, तो इनका जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और जब मैं पैरेलल में लगा रहा हूं तो कैपेसिटेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर वोल्टेज वाली नहीं हो रही। इसका मतलब मुझे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए सीरीज और पैरेलल दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे सीरीज भी चाहिए और पैरेलल भी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ पे मैंने 6 क्यों लगाई, अगर मैं 6 से कम लगाता तो ये जो 1200 वोल्ट है, जैसे 5 लगा दिया, ठीक है, तो ये जो 1200 वोल्ट है वो 5 में बढ़ जाता, कितना आता, 240 वोल्ट। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो होता है 240 वोल्ट। क्या ये 240 को झेल सकते हैं, नहीं, ये 240 को नहीं झेल सकते। तो मैं 5 नहीं लगा सकता, या 5 से कम भी नहीं लगा सकता। 6 से ज़्यादा मैं लगा सकता हूँ, 6 से ज़्यादा मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 6 से ज़्यादा कर लिया तो ये वोल्टेज और कम हो जाएगा। जैसे मैंने 12 लगा दिए, तो ये तो आ गया 100 वोल्ट। अरे 100 वोल्ट को तो आराम से झेल लेंगे, बट दिक्कत क्या है कि मिनिमम पूछा हुआ है, मुझे कम से कम कैपेसिटर यूज करने हैं, इसी वजह से मुझे 6 यूज करने पड़े। ना मैं 6 से कम यूज कर सकता हूँ, ना मैं 6 से ज़्यादा, क्योंकि मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपेसिटर यूज करने हैं। अब क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हमें पता लगे कि 6 क्यों यूज करें, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर चाहिए। दूसरा, सीरीज इसलिए यूज करना है ताकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाए और ये इसको झेल पाए। और पैरेलल हमें इसलिए यूज करना है ताकि कैपेसिटेंस हमारा उतना आ पाए। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, करें, ठीक है। ये सारा का सारा अभी जो मैंने समझाया इसको मैं मिटा देता हूँ, यानी क्वेश्चन को फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक नई थिंकिंग के साथ। ठीक है, मुझे सीरीज भी चाहिए और पैरेलल भी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ऐसा है, ऐसा है। इन सभी के बीच में जो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है? 200 200 200 200 200 200, टोटल मिला के 1200। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुझे पोटेंशियल इन दोनों के बीच में 1200 ही रखना है। तो अब मैं ऐसे ही बहुत सारे जैसे इन सभी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है टोटल वो कितना है? 1200 वोल्ट। और मुझे ये इतना ही रखना है। तो इन सभी के अक्रॉस में मैं ऐसे बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ दूं, ऐसे वाले कॉम और ज़्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ दूं। जैसे ये 6 का है ना कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज है। अब ऐसे वाले 6 का जो पूरा सीरीज है, 6 का पूरा सेट है, वैसे ही मैं यहाँ पे भी जोड़ दूं, यहाँ पे भी जोड़ दूं, यहाँ पे भी जोड़ दूं, जैसे 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 ऐसा ही है। ठीक है, और ऐसे करते 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 मैं कुछ ना कुछ जोड़ूं। आप समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये भी 1200, ये भी 1200, ये भी 1200, ऐसे करते करते बाकी सारे 1200, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो सारे के सारे जो मेरे पोटेंशियल विथस्टैंड करेंगे, कितना करेंगे? 1200, मतलब 1200 पे पूरा पूरा बढ़िया से चल जाएगा। अब मतलब इस वाली चीज से ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड लेना है। यहाँ पे एक चीज देखना, जब ये एक 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 6 ऐसे 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर सीरीज में लगाए हुए हैं, तो इन सबका सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 1/6 माइक्रोफैराड, 1/6 माइक्रोफैराड। वैसे ही इनका भी कितना आ रहा है? 1/6 माइक्रोफैराड। इसका भी कितना आ रहा है? 1/6 माइक्रोफैराड। और ये सारे पैरेलल में है, मतलब ये तो प्लस हो सकते हैं ना, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो अगर मैं ऐसी बहुत सारे 1/6 को प्लस करता जाऊं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 2 बन जाएगा। है ना? बन जाएगा कि नहीं? अरे है ना? तो मैं मान रहा हूं कि ऐसा n बार मैंने इसको प्लस करा, ऐसा मैंने n टाइम्स इसको प्लस करा 1/6 को, तो मेरे पास 2 आ गया। मतलब क्या? 2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 1/6। हाँ, n कितना आ गया? अरे 12। मतलब यहाँ पे ये जो पैरेलल वाले, ये है, ये जो सेट है पूरा, ऐसे कितने सेट हैं? 12। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने हैं? 12। अब आया, ये क्या हुआ? हाँ, एक वाले में है ना, ये थोड़ा सा भूत आ गया था। ठीक है, कौन भूत? कहाँ था मैं? हे भगवान। हाँ, मैंने कहा कि ऐसे सेट जो हैं वो कितने हैं? 12 हैं। और एक सेट में कितने हैं? 6। एक सेट में कितने हैं? 6 कैपेसिटर। टोटल ऐसे कितने सेट हैं? 12। तो हमें कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे? 72 कैपेसिटर चाहिए होंगे। ये मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर है जिससे जिससे मुझे इतना कैपेसिटेंस भी मिल गया और इतना उसने वोल्टेज झेल लिया, और ये हमारा मिनिमम नंबर है। आया क्या ये चीज समझ में? हमने क्या करा? अरे हाँ, है ना? ठीक है। उठा दें इसको, उठा दें। ये भी डन है, ये भी डन है, और हाँ,
क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across parallel and series combination of two capacitors जिनका कैपेसिटेंस रेशियो कितना है, C1/C2 इज इक्वल टू 1/2, so that energy stored is same. इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस रेशियो कितना है, 1/2। एक बार हमने इसको पैरेलल में जोड़ा और एक बार हमने इसको सीरीज में जोड़ा, और उन दोनों को कुछ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस दिया कि इन दोनों में जो एनर्जी स्टोर थी वो बराबर थी। तो अब फाइंड रेशियो ऑफ दोज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, C1/C2 कितना है, 1/2। क्या मैं इसको C बोल दूं और इसको 2C बोल दूं? क्या मैं C1 को C बोल दूं और C2 को 2C बोल दूं? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। जब मैं इनको पैरेलल में जोड़ूंगा तो ये दोनों C इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कितना हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, C + 2C कितना आ जाएगा, 3C। और C ऑफ सीरीज कितना होगा, C इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कितना होगा, C1/C2 अपॉन C1 + C2। C1 × C2 कितना आएगा, 2C² अपॉन C1 + C2 कितना आएगा, 3C। तो C कटा, ये कितना आ गया, 2C/3, 2C/3। तो पैरेलल में इतना आ गया कैपेसिटेंस और सीरीज में इतना आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड इज सेम, मतलब हाफ CV² दोनों का सेम है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इज सेम। अब हाफ C पैरेलल इंटू V पैरेलल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C सीरीज इंटू V सीरीज का स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, हाफ हाफ कटा, हाफ और हाफ कटा, हमारे पास क्या आया, V पैरेलल का स्क्वायर बटे V सीरीज का स्क्वायर इज इक्वल टू CS बटे CP, CS कितना है, 2C/3 और CP कितना है, 3C। तो C और C कटा, तो VP बटे VS कितना आया, √2/3 × 3। तो ये कितना आ गया, √2/3 कितना आया, √2/3 आ गया। और हमसे क्या पूछा हुआ है, किसको बताऊं? एक काम करते हैं, एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है। एक को मान लेते हैं C1, दूसरे को मान लेते हैं C2। इन दोनों को हमने पहले सीरीज में जोड़ा और फिर पैरेलल में जोड़ा, और दोनों ही बार सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा, 100 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 100 वोल्ट। अगर जो सीरीज में टोटल एनर्जी थी स्टोर्ड वो थी 40 मिली जूल, और पैरेलल में जो एनर्जी स्टोर थी वो कितनी थी, 250 मिली जूल। देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये C1 और C2 हमें निकालना है। आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखना, एनर्जी स्टोर क्या होती है, हाफ CV²। C की जगह हम क्या रख देंगे, C इक्विवेलेंट, और V तो दोनों का सेम ही है। तो C इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होगा, C1/C2 बटे C1 + C2। हाँ, और C इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होगा, C1 + C2 आया। तो अगर मैं U सीरीज की बात करूं
एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज वो कितना होगा हाफ, और सी की जगह हम क्या रख दूंगा सी इक्विवेलेंट, ये इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 40 मिली जूल, मिली को लिख दूंगा 10 की पावर -3। आ गया, आया आया है ना, आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 निकालता हूँ। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अगर मैं निकालूँ कितना आएगा, ये दो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ये वोल्टेज है, वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, ये इससे कटा तो कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर 3। तो ये कितना बचा, 8 ऊपर है और 10 की पावर -3 ऊपर है, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6, इतना आया, इतना आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास अपनी आ गई, इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास अपनी आ गई। अब दूसरा क्या है, यू पैरेलल कितना आएगा, यू पैरेलल हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर कितना है 250 मिली जूल, मिली की जगह क्या लिख दूंगा 10 की पावर -3। तो अब अगर मैं C1 प्लस C2 निकालूं तो ये दो यहाँ की मल्टीप्लाई आ जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -3 बटे वी स्क्वायर फिर से कितना है 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4, तो ये कटा, ये कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -5, 5 इंटू 10 की पावर -5। तो हमें C1 प्लस C2 पता चल गया और C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 भी पता चल गया, ठीक है। इस सब को मिटा दो, अरे हाँ ना, ठीक है। अब मैं क्या इस C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इस C1 प्लस C2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तो C1 C2 कितना आ जाएगा, ये C1 प्लस C2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू C1 C2 कितना है, C1 प्लस C2 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 इंटू 10 की पावर -11, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5, 4 इंटू 10 की पावर -5, इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक और रास्ता है, अगर मैं यहाँ से C1 निकालूं, C2 निकालूं, एक ही बात है, C2 निकाल देता हूँ, तो क्या वो 4 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन C1 आ जाएगा, हाँ। तो अब हमें एक चीज पता है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -5, तो C1 प्लस C2 अगर मैं रख दूं, C1 प्लस C2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये कुछ गलती हुई ना, हाँ कुछ गलती हुई ना, हाँ इतना आया, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू, ये एलसीएम मैंने लिया, अब इनका एलसीएम तो नीचे आएगा ना, अपॉन C1, ये अपॉन C1 ऊपर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना बच गया 5 इंटू 10 की पावर -5 C1,
अब ये यहाँ आ गया C1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 C1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। कितना आया? कितना आया? इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? हाँ। तो अगर मैं सबके रूट्स निकालूं, अगर मैं इनके रूट्स निकालूं, क्या होंगे रूट्स? क्या होंगे? क्या होंगे? 4 और 1। हाँ, ये हो सकता है। क्या ये आया? क्या ये आया? एक चीज देखना, ऐसा ही होता है ना कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हो जिनको मैं प्लस करूं तो ये आए, और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आए। तो इनको देखना, -4 इंटू 10 की पावर -5 को और -1 इंटू 10 की पावर -5 को, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको मैंने सॉल्व कर दिया, और जो C1 मेरा रह गया यहाँ पे रख देता हूँ। आया? तो अब क्या करूँगा, मैं C1 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा C1 माइनस 4 इंटू 10 की पावर -5, ये बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, -1 इंटू 10 की पावर -5, और अंदर क्या रहेगा C1 माइनस 4 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब C1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5 हो सकता है, और C1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 हो सकता है। आया? तो C1 इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है, और ये आंसर दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं C1 इसको बोल दूं, तो भी C1 C2 दोनों जो आएंगे वो यही आएंगे, जैसे 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 अगर मैं बोल दूं C1 मेरा कितना है 4 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, प्लस C2, C1 प्लस C2 टोटल कितना होता है 5 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ से C2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5 माइनस 4 इंटू 10 की पावर -5 कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5। आया? तो अगर मैं C1 को ये मान लूं तो C2 मेरा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और अगर मैं C1 को ये मान लूं तो मेरा C2 ये आ जाएगा। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में ये तो बोला है कि फाइंड C1 एंड C2, तो C1 को मैं ये भी मान सकता हूँ तो C2 मेरा ये आ जाएगा, और C1 को मैं ये अगर मान लूँ तो C2 मेरा ये आ जाएगा। तो दोनों ही चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा, C1 मेरा कितना है 4 इंटू 10 की पावर -5, हाँ है ना, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 40 इंटू 10 की पावर -6, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब C1 इज इक्वल टू 40 माइक्रोफेराड, C1 इज इक्वल टू 40 माइक्रोफेराड, एंड C2 इज इक्वल टू इतना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर -6, तो C2 मेरा कितना आ गया 10 माइक्रोफेराड। तो दोनों ही कैपेसिटर हैं, उनमें से एक 40 माइक्रोफेराड का है, दूसरा 10 माइक्रोफेराड का है, चाहे मैं C1 किसको भी बोल दूं, C2 किसको भी बोल दूं। तो अभी हो गया काफ़ी ज़्यादा टाइम। हाँ, आई नो हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना कैपेसिटर वाली, उस सबको हम अगले लेक्चर में कर देंगे, क्योंकि इस लेक्चर की ड्यूरेशन ऑलरेडी ही बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन कैपेसिटर, और साथ में जो उसके साथ कुछ एनर्जी वाले रिलेटेड सवाल होते हैं कि फाइंड एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये सब कुछ वो भी हम थोड़े बहुत कर रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो आज हमने कर ही लिए कॉम्बिनेशन वाले, एंड शायद से यही हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मेजॉरिटी सवाल यही है, सारे कंसेप्ट यहाँ पे बता दिए गए हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वो जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था यहाँ पे उसको सॉल्व करके उसका आंसर दे देना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।